नमस्कार दोस्तों, मैं देवनारायण आप सभी का देवमाला क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं टॉप 50 क्वेश्चन वर्णमाला से करा चुका हूं और उसमें बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को रखा गया था जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। दोस्तों, हम एक मोटिवेशनल लाइन के माध्यम से जो हम शुरू करते हैं। आज का अगला जो है, आज हम 60 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, सुपर 60। तो सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद ही बनाना है, रास्ता खुद ही बनाना है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हल करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? या, श, ह, ड़। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाया था कि काकल्य वर्ण हा वर्ण को कहते हैं। किसको कहते हैं? हा वर्ण को कहते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर सी सही हो जाएगा, हाँ। इसको अगला क्वेश्चन है, या का उच्चारण स्थान है। देखिए दोस्तों, उच्चारण स्थान से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उच्चारण स्थान आप जरूर याद करिए। या का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ। सूत्र के माध्यम से आपको मैं पढ़ाया हूं, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। तो या का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? तालु हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? तो दोस्तों, अल्पप्राण महाप्राण मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें आपको बताना है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों, अल्पप्राण महाप्राण के बारे में बता दिया हूं। अल्प माने थोड़ी सी हवा, अल्प माने थोड़ी सी, प्राण माने वायु, और महा माने ज्यादा, प्राण माने मतलब जिस वर्ण का उच्चारण करने में मुख से कम हवा निकलती है, मुख से कम हवा निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और जिन ध्वनि का उच्चारण करने में मुख से ज्यादा वायु निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। दोस्तों, इसमें आप बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो दोस्तों, आपको बताए थे कि जो वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें और अंतस्थ व्यंजन होते हैं, वो आते हैं किसमें? अल्प प्राण में। वर्गों के दूसरे, चौथे और जो उस व्यंजन होते हैं वो होते हैं महाप्राण होते हैं। तो दोस्तों, इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें देखिए कहां पर जो है उस व्यंजन है वही महाप्राण होगा। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही महाप्राण होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन है भ, थ, फ, छ। इनमें से कौन सा सही होगा? स्पर्श व्यंजन, मतलब स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, स्पर्श वर्ण होना चाहिए, और दंत वर्ण होना चाहिए, और अघोष वर्ण होना चाहिए, और महाप्राण होना चाहिए। तो कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों? इसका 54 का उत्तर हो जाएगा। 54 का देखिए उत्तर होगा, जो था है वो क्या है? ये बी ऑप्शन, ये जो बी ऑप्शन है यही सही होगा। ये स्पर्श व्यंजन भी है, दंत वर्ण भी है, अघोष वर्ण है, और महाप्राण भी है। देखिए कैसे है ये स्पर्श व्यंजन में है, जान रहे हैं पंचम, ये जो है वर्गीय व्यंजनों में है जो पांच जो स्पर्श है, जो 25 स्पर्श व्यंजन है 5 वर्गों में, उसमें था भी आएगा। दंत वर्ण कैसे है? तो दंत वर्ण है लितुलसा नाम दंत, तो दंत में तो दो धनातर था आ गया। महाप्राण में क्या होता है कि महाप्राण में वर्गों के दूसरे, चौथे आते हैं।
तो चौथा वर्ण ये है। अघोष में क्या होते हैं पहले, हाँ ये अघोष में जो है, हाँ अघोष में देखिए दूसरा वर्ण भी आता है, तो दूसरा वर्ण भी है ये। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुंह से, केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? तो देखिए है विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक और निरनुनासिक। तो दोस्तों देखिए आपको बताए थे अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है कि जिसमें मुख और नासिका दोनों का सहारा लेते हैं। निरनुनासिक में क्या होगा, इसमें केवल मुख का सहारा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सही हो जाएगा, विकल्प है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं? मतलब कौन सा व्यंजन इसमें जो है तालव्य व्यंजन कहलाते हैं? चार विकल्प दिया गया, ए बी सी डी। तो इसमें देखिए कौन सही होगा। तालव्य व्यंजन का मतलब होता है जिनका उच्चारण स्थान तालु हो। जिनका उच्चारण स्थान क्या हो, तालु है। तो इनमें से किसका उच्चारण स्थान तालु होगा? सूत्र का प्रयोग करिए, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। तो क्या हो जाएगा, तालु में च छ ज झ, ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, इसको आप एकदम बढ़िया से ध्यान पूर्वक देखिए, हल करते रहिए और लास्ट में मिलाइए कि आपको कितना प्रश्न सही हुआ है। अगला प्रश्न है, जिसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है। मतलब जिसका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका है वो कौन से वर्ण है? ङ, ञ, ल, फ। तो इन चारों में से कौन से वर्ण है दोस्तों? कंठ अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, बताए थे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अकुह माने हो जाएगा इसमें क से क वर्ग में हो जाएगा क ख ग घ, और नासिका, और नासिका से भी उच्चारण स्थान किसका है इसमें देखिए अनुनासिक वर्ण है ये, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख लीजिए ये कंठ वर्ण भी उच्चारण थोड़ा क ख ग घ कंठ होता है, और नासिका होता है, पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान नासिका होता है, तो अंगा पंचमाक्षर अक्षर भी है, इसलिए उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए अगला है जिसके उच्चारण में वर्त की सहायता ली जाती है। किसके उच्चारण वर्त की सहायता ली जाती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा, विकल्प पहले देख लीजिए, सा, तालव्य सा, छोटा सा बा। तो उत्तर क्या होगा 58 का? 58 का उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर सा, मतलब सी, ये सही हो जाएगा। मतलब इसके उच्चारण करने में वर्त की सहायता ली जाती है। ठीक है दोस्तों, वर्त मतलब दोस्तों यहाँ पे दांत का है, सा बोलेंगे तो दांत का स्पर्श करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूं जो 12 परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आप अपना खुद मूल्यांकन करिए आप कितना तैयार किए हुए हैं। तो अगला प्रश्न है, त और द को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या बोलते हैं? देखिए उच्चारण स्थान प्रश्न चल रहे हैं सब। त और द को क्या बोलेंगे, उच्चारण स्थान क्या इसका है? तो इसका बताए थे आपको लितुलसा नाम दंता, लितुलसा नाम दंता। त वर्ग जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होते हैं? दंत होता है। तो हो जाएगा त थ द ध न, उच्चारण स्थान दंत होता है। तो विकल्प आपको दिया गया दंत्य, दंतोष्ठ, मूर्धन्य, ओष्ठ। तो इसमें उत्तर आपका सही हो जाएगा दंत। 59 का ए ऑप्शन दंत आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों है अगला प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ कौन सा है? अंतस्थ माने अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? न, ल, घ, त। इन चारों में से कौन सा होगा? अंतस्थ व्यंजन चार वर्ण है,
य, र, ल, व। तो इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और उस व्यंजन भी 4 हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मित्रों, हमारे रसगुल्लों, एकदम समझिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूं। अगला है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन होते हैं दोस्तों? वर्गों के पहले दूसरे होते हैं और तीनों सा होते हैं। वर्गों के पहले दूसरे होते हैं, तीनों सा होते हैं। तो अघोष इसमें कौन हो जाएगा? वर्गों का पहला दूसरा कौन है? देखिए टा है, पहला अक्षर है अघोष ये। और ये देखिए दा नहीं होगा, ढा भी नहीं होगा, डा भी नहीं होगा। तो इसमें 61 का उत्तर हो जाएगा ए से, क्योंकि पहले वर्ण होते हैं, दूसरे वर्ण से अघोष होते हैं। तो ये वर्ग का पहला अक्षर है। 62 है, निम्न में महाप्राण है। महाप्राण आपको बताए थे कि वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण आते हैं। वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण आते हैं। तो देखिए इसमें से चौथा वर्ण कौन सा है, दूसरा वर्ण कौन सा है? तो विकल्प ट, उ, ऊ, ठ। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन ठा। ये वर्गों का दूसरा अक्षर है, ये महाप्राण हो जाएगा। आपको वहां पर बता दिए हैं कि जिसका उच्चारण करने में मुख से ज्यादा हवा निकलती है उसे महाप्राण वर्ण बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए मूर्धन्य वर्ण भी होना चाहिए, स्पर्श भी होना चाहिए, सघोष भी होना चाहिए, नासिक भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए। तो कौन सा व्यंजन इसमें से है? देखिए जो अंगा है, फिर उसके बाद या है, फिर ड़ है, फिर मा है। 4 विकल्प दिए गए, इसमें से कौन सही होगा? तो नासिक वर्ण, इसमें देखिए नासिक के वर्ण भी सब लोग नासिक के ही हैं, सब लोग नासिक के वर्ण हैं। लेकिन अब खोजना है कि और क्या नहीं है। तो 63 का उत्तर क्या होगा दोस्तों? 63 का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। इसका जोड़ा है, यही आपका हो जाएगा। यही हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक माने दोस्तों होता है ऐसे वर्ण जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, ऐसे वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जो वर्गों के पांचवें अक्षर होते हैं वे सब अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो इसमें वर्गों का पांचवा अक्षर किसमें है? ध्यान दीजिएगा। विकल्प पहले देखिए, विकल्प है ग, प, ड़, ट। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में ये अनुनासिक वर्ण है। ड़ा अनुनासिक वर्ण है, पंचमाक्षर है, अनुनासिक वर्ण। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों करते हैं हम। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य ध्वनि का मतलब है दोस्तों जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा हो उन्हें मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। तो विकल्प है ढ, ख, त, झ। ढूंढिए इसमें से कौन सा है मूर्धन्य वर्ण? आपको बताए थे सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मतलब जो ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये मूर्धन्य वर्ण होते हैं। तो दोस्तों इसमें से ढा हो जाएगा मूर्धन्य वर्ण, इसमें मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत हैं। दंत वर्ण आपको बताया गया था, एक सूत्र है ऋतु लसानाम दंत। ऋतु, ऋतु, री हो गया तुअंत वर्ग, त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। तो दोस्तों प, म, उ, ला, ऋतु लसा नाम। तो लसा नाम ला, जो ला होगा दोस्तों वो दंत हो जाएगा। ला क्या होगा? दंत हो जाएगा। देखिए सूत्र पढ़ के देख लीजिए, ऋतु लसा नाम दंता, मतलब जो ला है वो दंत वर्ण होता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर।
देखिए मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम करवा रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, इतने प्रश्न अगर आपको वर्णमाला से तैयार हो जाए तो आपका एक प्रश्न वर्णमाला से गलत नहीं होगा। 67 है प्रश्न, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ माने बड़ा होता है, दीर्घ माने बड़ा होता है। तो देखिएगा, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? अ, उ, आ, ई। तो देखिए दोस्तों, अ हो गया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन उ, और सी ऑप्शन आ, डी ऑप्शन ई। तो देखिए किसमें ध्वनि ज्यादा है वो लग रही है, उसको बोल के देखिए। आपको दोस्तों बता दें कि मात्रा या समय के आधार पर स्वर के 3 भेद बताए गए थे, हार्स स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जिसमें एक मात्रा का टाइम लगता है, कम टाइम लगता था, उसको हर्ष स्वर कहते हैं। जिसमें 2 मात्रा का टाइम लग रहा है तो दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें दीर्घ से ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए, सी ऑप्शन जो आ है ये दीर्घ स्वर है, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, हा का उच्चारण स्थान है। हा का उच्चारण स्थान है, इसका विकल्प हो जाएगा कंठ, ओष्ठ, तालु और दंत। तो दोस्तों सूत्र के मैंने आपको पढ़ाए थे। अकु है, अकु है, विसर्जनीयनम कंठ, अकु है। हा हा, हा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? कंठ हो जाएगा। तो विकल्प कौन से हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कंठ। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है? वर्ग कितने दोस्तों बताए थे ना? 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो दोस्तों वर्ग का मतलब यहाँ पे दिया गया है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में से किसमें अंतस्थ व्यंजन है? तो ये वर्गीय व्यंजन तो है नहीं, आपको पता ही है ये वर्गीय व्यंजन नहीं है, लेकिन यहाँ विकल्प में दिया गया है किस वर्ग में है, मतलब ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन य, र, लावा होते हैं। तो ये देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है 70 प्रश्न है, 17वां, कि कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण होते हैं? आपको बताया गया था जो अल्प प्राण होते हैं वे वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण और अंतस्थ व्यंजन आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। तो देखिए इसमें वर्गों के कौन से अक्षर आ रहे हैं? वर्गों के पहले, तीसरे अक्षर आ रहे हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखिए इसमें कौन से आ रहे हैं? देखिए आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका दोस्तों? उत्तर इसका सही हो जाएगा, देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें का पहला अक्षर है, चा पहला अक्षर है, ता पहला अक्षर है, तो ये हो जाएंगे आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। आपको बताया गया था वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें अल्प प्राण होते हैं। चलिए अगला है, अगला प्रश्न है, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है? ओ, उ, उ, ई। 4 विकल्प हो गए। इसमें से देखिए आपको बताए थे कि ओठों की आकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद बताए गए थे। एक था वृत्तमुखी, दूसरा था अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या था कि जब जब हम जिस स्वर का उच्चारण करने में जो मुख है, जो ओष्ठ है, वो गोलाकार हो जा रहा है और उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में जो ओष्ठ है, ओंठ है दोनों, वो वृत्ताकार नहीं हो रहे हैं, उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो ये बताया गया था, बोल के देखेंगे। ऊ, ऊ बोलिए, ऊ बोलिए। देखिए ऊ जो है, ऊ है, ऊ है, मतलब ऊ, 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 ये सब आपका वृत्तमुखी है। आवृत्तमुखी कौन है? ई हो जाएगा। ई बोल के देखिए, आपका जो ओष्ठ है वो गोलाकार नहीं हो रहा। अगला देखिए,
जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं? दोस्तों जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद बताए गए थे। कौन कौन बताए गए थे? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से होता था उन्हें अग्रस्वर, जिसका मध्य भाग से होता था उन्हें मध्य स्वर, और जिनका उच्चारण पिछले भाग से हो रहा था उन्हें जो है पश्च स्वर कहते हैं। तो दोस्तों कितने प्रकार के हो गए इसमें? 3 प्रकार के हो गए। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है, जो वीडियो की परीक्षा में जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं वो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? विकल्प है 4, 6, 8, 2। तो कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों? हम आपको पढ़ाए थे वर्णमाला, तो उसमें बताए थे जो ध्वनि या जो वर्ण है उनके 2 भागों में या 2 प्रकार बताया गया है, एक स्वर दूसरा व्यंजन। तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही 2, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। अब देखिए अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? मात्रा या समय के आधार पर स्वर के कितने भेद आपको पढ़ाया गया था, इसके आधार पर स्वर के कितने बताए गए थे? पहले विकल्प देख लीजिए, 3, 5, 4, 2। आपको बताया गया था कि मात्रा या समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं दोस्तों, देखिए आपको बता दें, व्यंजन है ऑप्शन में और उसके बाद स्वर है, अनुस्वार है, अक्षर है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक से अधिक वर्ण, आपको जानते हैं जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो उसमें एक से अधिक वर्ण मिले रहते हैं, मतलब 2 वर्ण मिले रहते हैं। एक तो खुद व्यंजन होता है, दूसरे जो है स्वर को साथ में लिए रहता है। ठीक है, उसका राइट हैंड समझिए, व्यंजन का स्वर क्या है? राइट हैंड है, बिना उसके कोई काम चलने वाला नहीं है व्यंजन का। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, व्यंजन। क्या हो जाएगा? व्यंजन। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं। तो विकल्प है स्वर, व्यंजन, संज्ञा, विसर्ग। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूं, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि परिभाषाएं दे करके प्रश्न बनाए जा रहे हैं। अब देखिए वीडियो 2018 में पूछा गया ये प्रश्न, तो आपको परिभाषा याद होगी कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या बोलते हैं? हम स्वर बोलते हैं। और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें भी स्वर बोलते हैं। तो क्या होते हैं? ये विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, प्रश्नों का कलेक्शन में जो किया हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा हूं। ई च छ ज आदि का उच्चारण किससे होता है? सूत्र देखिए, एकदम पूरा सूत्र ही दिया हुआ है। इच यसा नाम तालु। ई से आपका था ह्रस्व ई दीर्घ ई, चू से च वर्ग, च छ ज झ, तालु से तालव्य वर्ण हो जाएगा, ताल हो जाएगा, तालव्य वर्ण। तो देखिए विकल्प दिया, ओष्ठ से, कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 का हो जाएगा तालव्य से। ठीक है, अगला है, निम्न में दीर्घ स्वर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यही लोग परीक्षाओं में बच जाते हैं। उनको दीर्घ स्वर देखिए पेपर हल करते समय विकल्पों के हिसाब से क्वेश्चन हल करना चाहिए, विकल्प के आधार पर हल करना चाहिए कि क्या आयोग क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। तो देखिए इसमें क्या पूछना चाह रहा है आपको मैं समझा देता हूं। क्या पूछ रहा है? निम्न में दीर्घ स्वर है ए, ई, ए, ई। तो देखिए दोस्तों
जो अ है और जो ए है ये संयुक्त स्वर हैं। क्या है? संयुक्त स्वर हैं। और जो जो ये देखिए बी ऑप्शन दिया ई, ये तो हर्ष स्वर है। तो डी ऑप्शन जो दिया है ई, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही आपका दीर्घ स्वर है। दोस्तों देखिए यहाँ नोट में लिखा भी गया है कि यहाँ ए ऐ को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए और ऐ संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो गया। अब कुछ लोग कंफ्यूजन होकर के ए और ऐ कहेंगे ये भी तो दीर्घ है, इनको मार देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन जान ही रहे हैं जिनका उच्चारण करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ण जो है किसी किसी को किसी स्पर्श मतलब किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श नहीं कर रहे हैं और मुख के अंदर ही वर्ण स्थित हो जा रहे हैं, बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं। ऐसे वर्ण को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। कौन कौन है? य व र ल। तो इसमें विकल्प दिया गया व श ज ग। तो दोस्तों विकल्प ए सही हो जाएगा ग वा, विकल्प ए सही, वा सही हो जाएगा। अगला निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा? अल्पप्राण माने होता है जिसमें कम हवा निकलती है और इसमें आते हैं वर्गों के पहले तीसरे पांचवें वर्ण आते हैं और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। तो दोस्तों विकल्प दिया गया ठ घ ग ख। तो देखिए इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? वर्गों के तीसरा अक्षर किस में दिख रहा है? तो हो जाएगा ये देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए घोष अघोष मैंने कहा था ना कि अगर इनसे प्रश्न बनाए तो परीक्षा में समझे हिंदी में अधूरे क्वेश्चन बनाए गए, इनसे जरूर प्रश्न बनाते हैं। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष का मैं बता दिया था, जिनका उच्चारण करते समय, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुख में नाद होता है, घोष होता है, कंपन होता है स्वर तंत्रियों में, उसे हम क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। सभी स्वर वर्ण जो होते हैं घोष होते हैं। घोष को ही सघोष वर्ण कहते हैं। घोष को क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। इसमें सभी स्वर आते हैं और वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आते हैं और य र ल व आता है और ह आता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? बताइए उत्तर कौन सही हो जाएगा? वर्गों के तीसरे अक्षर आया हुआ है कौन सा? ये देखिए, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वर्गों का तीसरा अक्षर जो होता है वो घोष होता है। ठीक है, पहले पहले दूसरे तो होते हैं, क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ये तीनों अघोष हैं और ये जा वाला घोष है। अगला है निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा? ओष्ठ माने क्या होता है? जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो देखिए विकल्प है उ ई आ अ। तो उत्तर क्या से हो जाएगा दोस्तों? बोल करके देखिए, उ बोल रहे हैं तब आप ओष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए आपका विकल्प ए आपका से हो जाएगा। दोस्तों उच्चारण स्थान को पढ़ते समय यदि आप प्रैक्टिकली पढ़े होंगे तो उच्चारण स्थान से आपका एक प्रश्न भी गलत है नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? मात्रा है कि व्यंजन है कि स्वर है कि विसर्ग है? युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आयोग ने बनाया था। तो आपको बताए थे कि स्वर के 3 भेद हैं मात्रा के आधार पर। तो ये देखिए जो जो भेद हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत वो किसके भेद हैं? स्वर के भेद हैं। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह बनाए मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं। दोस्तों आपको हम बताए थे
कि लिखित भाषा में, जो लिखित भाषा, पहले भाषा लिखित नहीं थी, पहले मौखिक भाषा थी, सांकेतिक भाषा थी, बाद में लिखित भाषा आई। बाद में क्या भाषा आई? लिखित भाषा आई। तो कह सकते हैं कि मौखिक भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा हम लिखते हैं, या कह सकते हैं लिखित भाषा को, लिखित भाषा में जिन ध्वनियों के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो लिपि में आपको परिभाषा सहित पढ़ाया था, तो इसका विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उच्चारण स्थान से प्रश्न है। ये भी है कि तालव्य वर्ण होते हैं, तालव्य होते हैं, कंठ होते हैं, ओष्ठ होते हैं, दंत होते हैं। तो दोस्तों आपको बताया गया था उपपद मानिए नाम ओष्ठ है। जो प, फ, ब, भ, म है वो ओष्ठ है, ओष्ठ वर्ण है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म बोलेंगे तो जो ओष्ठ है दोनों आपस में स्पर्श कर रहे हैं, चिपक जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ, महाप्राण, अल्प प्राण, संयुक्त व्यंजन। दोस्तों आपको बताया गया था कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं। तो उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष लिख सही होगा, अध्योष लिख दिया है, तो अघोष वर्ण आपका कौन सा होगा? आपको बताए थे कि वर्गों के पहले दूसरे अक्षर जो होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तीनों सा होते हैं वो अघोष होते हैं। तो दोस्तों इसमें वर्गों का पहला दूसरा अक्षर छांटिए। तो देखिए वर्गों का पहला दूसरा अक्षर किसमें है? बा ऑप्शन है, पा है, ग है, घ है। तो दोस्तों जो जो बी ऑप्शन है पा, यही है आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि वर्गों का पहला अक्षर जो होते हैं वो अघोष वर्ण होते हैं। जो वर्गों के पहले अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा? कंठ माने होता है जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। तो कंठ वर्ण कौन से दोस्तों इसमें है? देखिए ये विकल्प इसमें से कट गए हैं, लेकिन दो विकल्प दिए गए हैं। दो विकल्प में आप सही करिए। दो विकल्प में सही कैसे करेंगे? आ कंठ वर्ण है, ओ ओष्ठ वर्ण है, तो इसका 88 का सही हो जाएगा सी। ये सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करिएगा कि अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर माने होता है कि जिसमें दो मात्रा का समय लगता है, या दो मात्रा का समय, दो मात्रिक स्वर कहते हैं। विकल्प है ए, ऐ, आ, औ। ठीक है दोस्तों, इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? ये आपको बता चुके हैं, ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर है, तो दीर्घ स्वर क्या होगा? दीर्घ आ होगा। अगला है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण माने आपको बता चुके हैं, भ, म, त, द महाप्राण होते हैं जिसमें ज्यादा आवाज निकलती है। वर्गों के दूसरे चौथे वर्ण आते हैं। दूसरे चौथे वर्ण कौन है? इसमें देखिए भा जो वर्ण है ये आपका चौथा वर्ण है, तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा वर्ण है? ट, क, य, च। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा या। इसके बाद 92वां क्वेश्चन है, सघोष वर्ण कौन सा है? तो वर्गों के जो दूसरे, हाँ, वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण होते हैं वो सघोष होते हैं। और इसके बाद य, र, ल, व, ठीक है, हाँ ये सघोष वर्ण होते हैं। दोस्तों कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा? सघोष वर्ण में। तो वर्गों का देखिए पहले वो विकल्प देखिए, तालव्य सा, घ, ब, पा। तो इसमें उत्तर बी सही होगा, जो घा वर्ण है
ये आपका कैसा वर्ण है? वर्गों का चौथा अक्षर है, ये सघोष वर्ण हो जाएगा। अगला है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म जो ऊष्म व्यंजन वर्ण है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? चारों विकल्प में देखिए ऊष्म व्यंजन कौन सा है। मा, ल, ज, ह, चार विकल्प हो गए। इसमें कौन सा ऊष्म व्यंजन आपको बताया गया था कि स, ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। हाँ, आपका कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य कौन सा दोस्तों? तो इसको बताइए कंठ तालव्य वर्ण कौन से हैं? तो चार विकल्प हैं, ए, औ, ई, आ। देखिए आपको बता दें कंठ तालव्य कौन से वर्ण होते हैं। देखिए जो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। क्यों सही होगा ये ऑप्शन? क्योंकि ए ऑप्शन आपका जो ए है ये जो है संयुक्त स्वर है। कैसा स्वर है? संयुक्त स्वर है। और ये अ और ई के मिलने से बना है। तो अ का उच्चारण उसका कंठ होता है, ई का तालु होता है, इसलिए कंठ तालव्य वर्ण कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको बता दें, पहले विकल्प देख लीजिए। विकल्प देखते समय दोस्तों चारों विकल्प को अच्छे से देखते हैं। अब पहला क्या करते हैं कि पहले प्रश्न को एकदम सही तरीके से पढ़ते हैं। सही तरीका क्या है कि प्रश्न को पढ़ते समय शब्दों पर ध्यान दीजिए और प्रश्न पूरा पढ़िए, शुरू से लेके अंत तक ध्यान से पढ़िए। ये नहीं कि शुरू से न शुरू में पढ़ लें पीछे का छोड़ दें। तो आपको पता ही है किसी को आगे से देख करके पहचान नहीं करना चाहिए। आप देखते होंगे ना, कोई रास्ते में जाती होगी तो सोचते होंगे कि मेरी वाली जा रही है क्या, लेकिन सामने जाकर देखते हैं तो किसी और की रहती है। तो पीछे से किसी भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, जब तक पूरा देखना नहीं चाहिए। इसलिए प्रश्नों को भी पूरा पढ़िए, तब जाकर के क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमने क्या बताया था? हाँ, कि जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलते उन्हें क्या कहते हैं? मौखिक स्वर, लुंठित स्वर, निरनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। तो आपको बताए थे जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर बोलते हैं। तो विकल्प आपका कौन सही हो जाएगा दोस्तों? आपका जो विकल्प है ये डी ऑप्शन आपका क्या होगा? यही आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका डी सही हो गया। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे हम देखते हैं। प्रश्न है 96वां प्रश्न है दोस्तों। 96वां प्रश्न है। 96 प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? च, ट, प, ल। अंतस्थ व्यंजन में कौन चार वर्ण आते हैं? य, र, ल, व। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो होता है किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार विकल्प देखिए, पंचम वर्ण का कार्य करता है, चंद्रबिंदु का, स्वर का, विसर्ग का। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार जो होता है किसका कार्य करता है? तो ये होता है विकल्प से हो जाएगा पंचम वर्ण का। किसका वर्ण का? पंचम वर्ण का। क्योंकि आप जानते हैं पंचम वर्ण के स्थान पर जो अनुस्वार का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अभी लिखना हो कंचन, लिखना हो, क्या लिखना हो? कंचन लिखना हो, तो हम पंचमाक्षर को हटा करके इया को हटा कंचन में इया जो है उसको हटा करके अनुस्वार भी लगा सकते हैं। तो अनुस्वार किसका काम करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 98वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? विकल्प है र, ड़, ल, च। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपको बताए थे कि जो रा होता है उसको लुंठित वर्ण कहते हैं,
रा को क्या बोलते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं, और ला को बोलते हैं पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ला आपका पार्श्विक ध्वनि है। 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो ये भी छांटना। देखिए दोस्तों, ये नहीं है परीक्षा में हमने कहा पूरा प्रश्न पढ़िए, हाँ नहीं में भी लोग क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं, और जब बाहर मिलेंगे परीक्षा दे के आएंगे ना, जब बाहर गेट पे मिलते हैं तो कहते हैं यार बहुत पेपर आसान आया था, जो कोचिंग में पढ़े थे सर लोग जो पढ़ाए थे ना, वही क्वेश्चन एकदम फंसा हुआ था। लेकिन क्या है, छोटी छोटी गलतियां जब किए रहते हैं, और जब आंसर की आती है, और जब मिलाते हैं तो उनका बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। गेट से आते समय कहते हैं मेरा 100 में 90 क्वेश्चन सही होगा, लेकिन आंसर की आ जाती है तो समझिए 70-75 पहुंच जाते हैं। इसीलिए पहुंचते हैं कि जो बारीक है, जो बारीकियां है क्वेश्चन पढ़ने की, उसको ध्यान नहीं दे रहते हैं। तो दोस्तों हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे 99। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? देखिए नहीं है पूरा पढ़िए, नहीं तो आप पता चले कि दूसरा उत्तर लगा के चले आएंगे। नहीं है पूरा पढ़िए। तो विकल्प देखिए, ला, च, द, त। तो दंत वर्ण कौन से हैं? लितुलसा नाम दंत, जो त वर्ग होते हैं, और जो ला वर्ग होते हैं, जो ला देखिए देखिए छंटना, इसमें एक ही वर्ण है जो दंत नहीं है। तो देखिए ता हो जाएगा दंत है, ला भी दंत है, और ये भी दा भी दंत है। तो देखिए जो बी ऑप्शन दिया गया चा, यही नहीं है, क्योंकि ये तालव्य वर्ण है। क्या है? तालव्य वर्ण है। कैसे वर्ण है? ये आपका है तालव्य वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये आपका है तालव्य वर्ण। तो चा, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 100वां क्वेश्चन। 100वां क्वेश्चन हल करेंगे कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? हमने कहा था जीभ के भाग के आधार पर किया गया है, तो स्वर के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन स्वर बताए गए हैं? अग्र, मध्य और पश्च। विकल्प दिया गया है पश्च, विवृत स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर। तो दोस्तों एकदम समझिए आसान क्वेश्चन है, इसमें विपरीत स्वर नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नहीं आएगा, पूछा गया है, तो ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला 101 प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ओ, ए, ऐ, उ। तो दोस्तों कौन सा है संयुक्त स्वर नहीं है? इसमें उ ऑप्शन आपका सही संयुक्त स्वर नहीं है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इनमें से कौन सही होगा? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इनमें से देखिए कौन सा सही है? तो उस व्यंजन में आते हैं स, ह। तो विकल्प आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 104वां है कि 104वां प्रश्न है, पूछा गया है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी? हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 52 वर्ण। कितने वर्ण हैं? 52। आपको बताया गया था ना 52 वर्ण है। इसमें पूछा गया है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण, इसका मतलब क्या है? वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, जानते रहिए कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी। लिपि माने वर्ण, लिपि माने क्या कहते हैं? जो लिखने वाले होते हैं। ठीक है, तो आपका 52 वर्ण हो जाएगा। 33 आपके व्यंजन वर्ण है मूल रूप से, और ये आपके 52 वर्ण है। मध्य स्वर, मध्य स्वर कहते हैं, आ को कहते हैं, ई को कहते हैं, उ को कहते हैं कि ई को कहते हैं। तो उत्तर आपका ये ऑप्शन से हो जाएगा, मध्य स्वर कहते हैं आ को। ठीक है,
ऑप्शन आपका ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न में कंठ वर्ण है। अब देखिए सूत्र आप पढ़े होंगे तो याद होगा तो आ जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इनमें से कौन सही होगा? पहले कंठ वर्ण किस कौन कौन से वर्ण आते हैं? अकु, विसर्ज, नियनम, कंठ। तो दोस्तों क्या आ रहा? अकु है। देखिए जो ए ऑप्शन है इसमें आपका आ जा रहा है, आ भी आ जा रहा है, हा भी आ जा रहा है, विसर्ग भी आ जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा? कंठ वर्ण होगा। अगला है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी में कौन कौन वर्ण आए थे? देखिए जब स्पर्श व्यंजन कहा जाएंगे, क्या कहा जाएगा? जब कहा जाएगा स्पर्श व्यंजन कौन है तो 25 हो जाते हैं, और जो स्पर्श संघर्षी कहा जाएगा तब क्या हो जाएगा दोस्तों? स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाएगा? जो छ वर्ग होते हैं, च छ ज झ, जो 4 वर्ण है च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी वर्ण है, तो विकल्प आपका ये से हो जाएगा, जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला है अ के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। अ आपका जान ही रहे हैं संयुक्त स्वर है, तो इसका उच्चारण स्थान में संयुक्त होगा, तो विकल्प है दंत, कंठ, तालव्य है, कंठोष्ठ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कंठ तालव्य हो जाता है। क्या हो जाता है? कंठ तालव्य हो जाता है। ये आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है सा का उच्चारण स्थान है, सामान्य तालव्य सा का उच्चारण स्थान है, तो तालव्य सा का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? मूर्धा है कि दंत है, कंठ है कि तालु है? आपको बताया गया था इच यसा नाम तालु, जो तालव्य सा होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न और देख लीजिए, बस अभी लास्ट है, सुपर 60 क्वेश्चन हो गए। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? देखिए नहीं है, देखिए दोस्तों जहां हाँ नहीं दिया जाए वहां आपको ध्यान देना है, जहां हाँ और नहीं दिया जाए वहां आपको क्या करना है? ध्यान देना है। वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो वर्गों के जो वर्गों के दूसरे चौथे और उस व्यंजन होते वही महाप्राण होते हैं। तो दूसरे चौथे वर्ण कौन से हैं? यहाँ देखिए ए ऑप्शन ये चौथा वर्ण है, ये आपका ख, ये जो डी वाला है ये ख, ये दूसरा वर्ण है, और देखिए झा भी दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण है, जो जा है ये तीसरा वर्ण है, ये आपका सही हो जाएगा, यही महाप्राण ध्वनि नहीं है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिए कि आप जो है 60 क्वेश्चन में कितने प्रश्न या कितने आप सही किए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको कोई मदद मिली हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।